नमस्कार पार्टी। मैं जितेंद्र के आर शुक्ला। आज फिर से हम लोग करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 2। लेकिन पार्ट नंबर 2 जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं एक चीज बोल दूं कि जब इस रिवर बोट प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 2 देखोगे इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये समझ में तभी आएगा जब रिवर बोट प्रॉब्लम का जो मैंने लाइव क्लास किया था उसका पार्ट 1 इस पे अपलोडेड है, पहले उसको देखो फिर इस पर आना। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया है शुरुआत थोड़े इजी लेवल से। ये रिवर है, रिवर का फ्लो राइट साइड पे इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो मैन है जो इस रिवर में चलने वाला है उसका वेलोसिटी वाटर के या रिवर के रिस्पेक्ट में 4 किलोमीटर पर आवर है। या रिवर से अच्छा है कि मैं वाटर लिखता, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन स्टिल वाटर। और दूसरा जो रिवर का वेलोसिटी है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। इसमें कहा गया है कि इफ ही मेक्स यानी मैन हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करेंट, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन रीचेस द अदर बैंक्स। मतलब सबसे पहले हमें ये देखना होता है, जब मैंने जैसे समझाया था कि एक रिवर बनाओगे, बन गई, उसके बाद इसमें देखोगे ये कौन सी वेलोसिटी है, स्टिल वाटर। मतलब ये वो वेलोसिटी है जिससे ये चलने की कोशिश करेगा, यानी ट्राई करेगा। और कोशिश और असली वेलोसिटी में फर्क होता है। तो इसमें कहा गया है कि अगर मैं मानूं यहाँ से ये स्टार्ट होगा, बी पॉइंट पर जब ये अपना स्ट्रोक लेगा, चलने की कोशिश करेगा, यानी बी एंड डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, वो वेलोसिटी हमें दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन असलियत में ये कहाँ पहुंचेगा, जितने टाइम में ये ए से बी जाएगा, मैंने मान लिया ये सी पे कहीं पहुंचेगा। पिछले वाले में मैंने क्या समझाया था कि जो आपका फाइनल पॉइंट है जहां से चलना है उन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करा दो, और इस लाइन पर जो वेलोसिटी होगा मैन का वही रियल वेलोसिटी होगा, जिसको मैंने बोला था असली वेलोसिटी होगा, जो ग्राउंड से दिखाई देगी। यहाँ पर हमें रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ है, रिवर का विड्थ 1 किलोमीटर दिया है। तो अब मुझसे ये पूछा गया है कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो रिवर की डायरेक्शन में बी से सी में ये कितना चल जाएगा। तो अगर मेरा टारगेट इसमें ये निकालना है तो अब असली वेलोसिटी ये है, इस असली वेलोसिटी का रिवर वाली डायरेक्शन का कंपोनेंट dr दिखाई दे रहा है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ये वाला दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मुझे कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, असली वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट यानी वी आर इंटू टी। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगर मुझे टाइम पता हो, कौन सा टाइम है ये, जितनी देर में ये ए से बी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये टाइम निकालना चाहूँ तो p इक्वल क्या होगा, हमें चाहिए कितना डिस्टेंस इसमें चला, तो वो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। इधर कितनी वेलोसिटी से चला वो आपको 4 दिया हुआ है। तो देखिए टाइम का वैल्यू 1/4 आवर पहले से ही दिया हुआ है, टाइम आ गया। तो अब ये कितना डाउन टू स्ट्रीम जाएगा, अब वी आर चाहिए, वी आर 3 दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू कितना है 4, तो कितने किलोमीटर चला जाएगा, 3/4 किलोमीटर ये डाउन टू स्ट्रीम चला जाएगा। तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो गया। तो इसी टाइप से धीमे धीमे हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब देखो दूसरा वाला। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये उससे थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है पहले सुनना। ए मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू द रिवर, यानी जो मैन है वो रिवर को जब क्रॉस करता है असलियत में रियलिटी में तो परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा, पहला पॉइंट। फ्लो इन द टाइम t second and travels an equal distance down the stream in the t second. The ratio of man speed in still water to the speed of river will be। सबसे पहले जब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे अब मैंने इसको एम डब्ल्यू लिखा है, एक वर्ड यहाँ यूज किया गया है स्टिल वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक ए बोट का इंजन वेलोसिटी है। और मैंने समझाया था कि जो बोट का इंजन वेलोसिटी होता है मतलब जब वो रिवर में एंट्री करेगी तो उसकी चलने की जो स्पीड होगी यानी जो कोशिश करेगी ट्राई करेगी वो ये होगी। तो ये असली वाला वेलोसिटी नहीं है,
मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया BMW U माने, या मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे, चलो थोड़ी देर के लिए मैं V लिख देता हूँ। दूसरा इसमें रिवर का वेलोसिटी VR अगर मैं U मान लूँ, अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक रिवर बनाई, ये रिवर है। अब इसको ध्यान से समझना कि ये उतना टफ नहीं है जैसा दिख रहा है। देखो, ये रिवर है, मैंने माना कि रिवर का जो विड्थ है वो D है। अब इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर बोली गई है कि जो मैन है ना, वो रिवर को परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। इसका मतलब है मैन का जो असली वाला वेलोसिटी होगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो यहाँ होगा, वो A से B होगा। तो फिर इसने चलने को ट्राई किधर किया होगा, यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं एक लाइन डॉटेड में लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसे ट्राई किया होगा और यहाँ होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। ठीक। अब देखिए, अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये एंगल थीटा है, अब यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा एन डब्ल्यू साइन थीटा। यहाँ पर इस वीएम का एक कंपोनेंट ऐसे ऊपर आएगा, और उस कंपोनेंट को अगर मैं आगे बढ़ा के समझा दूं तो एन डब्ल्यू कॉस थीटा यहाँ पर होगा। इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इसको परपेंडिकुलर जाना है, और मैंने ये बताया था कि जब ये वाला सिचुएशन आ जाता है कि परपेंडिकुलर जाना ही है, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है लेफ्ट वाला और राइट वाला, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या ये कहो कि वी एम डब्ल्यू साइन थीटा का वैल्यू वी आर के इक्वल होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखना, रिवर की जो वेलोसिटी है अगर मैं उसको यहाँ पे शो कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन वही है। एक वेक्टर को दूसरी जगह बनाया जा सकता है अगर आप उसकी डायरेक्शन ना हो। अब देखो, तो इसने कहा है कि टी सेकंड में ये क्रॉस करता है, तो अगर मुझे वो टाइम निकालना होता तो मैं टाइम के लिए क्या लिखता, यहाँ पे डी लिखता। अब इसको डिवाइड, कौन सी वेलोसिटी है जो इसको क्रॉस कराएगी, ये रही, और वो क्या है, वी एन डब्ल्यू कॉस थीटा। मैंने ये क्यों लिख दी, क्योंकि इस वीएम का जो वैल्यू है वो इसके इक्वल ही होगा, तभी तो ये स्टेट जाएगा। ये पिछले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था। अब देखना, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं, यहाँ लिखूं एन डब्ल्यू साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी मैं कहना ये चाह रहा था कि कॉस थीटा की वैल्यू को ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा मैंने क्यों किया अभी समझ आ रहा है। ये डी होगा, ये वी एन डब्ल्यू होगा, साइन थीटा का वैल्यू इस ट्राइंगल से देखिए, ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल 90 है तो हाइपोटेनियस ये है, यानी इसको लिखूंगा वन माइनस वी आर स्क्वायर वी एम डब्ल्यू स्क्वायर। जब इसको एलसीएम लोगे तो वी एम डब्ल्यू स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, जो मेरे पास टाइम की वैल्यू निकल के सामने आएगी वो कितनी होगी, वी अपॉन रूट ऑफ वी एम डब्ल्यू स्क्वायर एंड वी आर स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, यानी वी एम डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और रूट यहाँ ना लगाऊं, ये होगा डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मैंने क्या निकाला यहाँ से, जो मुझे टाइम दिया था उसके बेस पे मैंने ये एक इक्वेशन बना ली यहाँ पे, जब ये इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। अब इस प्रॉब्लम का एक दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि एन इक्वल एंड ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, यानी जो ये डी डिस्टेंस इसने अभी कवर की है उतनी ही डिस्टेंस ये रिवर के डायरेक्शन में चलेगा। तो बोलेगा डाउन द स्ट्रीम, पर उस समय टाइम कितना लगेगा, टी। तो रेशियो बताइए वीएमडब्ल्यू का और वीआर का, ये पूछा गया। तो चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देखो, अब हमें ये पता है कि अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर, राइट। बट मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन का वेलोसिटी चाहिए रिवर की डायरेक्शन की टाइमिंग निकालने के लिए, तो वी एन का वैल्यू होगा वी एन डब्ल्यू प्लस वी वी डब्ल्यू। और वैसे भी ये मैंने तो समझाया था कि डाउन द स्ट्रीम जब बात करोगे तो ये आपस में ऐड कर दिए जाते हैं। अब देखिए, इस इक्वेशन को मैंने यहीं पे रखा हुआ है, बाकी चीजों को मैं हटा रहा हूँ।
देखो यहाँ तक आ गए। अब बताइए, अगर तुम्हें टाइम निकालना हो तो टाइम में क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किस स्पीड से ये मैन रिवर की डायरेक्शन में चलेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये लिखा हुआ है। ये पूरी वैल्यू यहाँ से ले लो, एम डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं, वेलोसिटी ऑफ मैन एम डब्ल्यू, वेलोसिटी ऑफ वाटर या रिवर, मैंने यहाँ डब्ल्यू लिख दिया है, मैं इसको आर से भी चेंज कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाटर या रिवर एक ही चीज में लेके जा रहा हूँ। तो ये होगा डी अपॉन टी। अगर मैं इस तरफ होल स्क्वायर करूं तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। अब ये मेरी इक्वेशन 2 है। मेरा यहाँ पे टारगेट क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे आर लिया हुआ है, ये वाटर की स्पीड को अच्छा होगा कि हम आर ही लेके चले। ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवर रिवर, यहाँ पर भी लिख देता हूँ रिवर, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ रिवर, इससे कंफ्यूजन तुम लोगों को नहीं आएगा। रिवर, ये भी होगा रिवर, और यहाँ पर भी होगा रिवर, तो मुझे यहाँ भी लिखना होगा रिवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे लिखा हुआ उसी टाइप का मैंने बना दिया। अब यहाँ पे देखो एम डब्ल्यू लिखा है, हम चाहे तो इसको आर लिख दें, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, रिवर या वाटर। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे चाहिए एम आर और वी आर का रेशियो चाहिए। इस पर ज्यादा फोकस मत करना कि आर डब्ल्यू ये क्या कर दिया, वो वाटर लिखो रिवर लिखो फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को पहले से डिवाइड कर देता हूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर प्लस बी आर, देखिए ये स्क्वायर में है, डिवाइड नहीं करता अगर इससे, तो इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एम आर प्लस बी आर लिख सकता हूँ, बी एम आर माइनस बी आर लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर इस प्लस से कट जाएगा। और जब इससे देखो डी स्क्वायर इस डी स्क्वायर से कैंसिल होंगे, और यहाँ पे लिखने जा रहे हो टी यहाँ दिया हुआ है, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, डी अपॉन टी और डी अपॉन टी, डी डी कैंसिल, हमारे पास फाइनली क्या रह गया, अब बस कैलकुलेशन बचा हुआ है, बी एम आर वी आर वी एम आर वी आर टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बी एन आर, ऐसा क्यों करूंगा क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, प्लस बी आर टी स्क्वायर बी एम आर टी स्क्वायर माइनस बी आर टी स्क्वायर। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, बी एम आर को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मुझे मिलेगा स्मॉल टी स्क्वायर, यहाँ से कैपिटल टी उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यहाँ से अगर मैं वी आर कॉमन ले लूँ ये मिलेगा टी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का होगा टी स्क्वायर। जो रेशियो पूछा गया था कि रेशियो बताइए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो अब देखिए ये जब उधर जाएंगे तो यहाँ पर लिख दो स्मॉल टी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर, स्मॉल टी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर। तो कभी कभी ये एक फॉर्मूला मैंने क्यों यहाँ पे तुम्हें करके बताया, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे क्वेश्चन में एज ए ट्रिक यूज किया जा सकता है। दोनों का रेशियो, अगर ऐसी सिचुएशन कभी आए कि जो फाइनल पर्सन है या बोट है वो रिवर को सीधा क्रॉस कर रही है, जितने टाइम में वो क्रॉस करेगी उतने ही टाइम में अगर बोला जा रहा है कि इक्वल डिस्टेंस डाउन टू स्ट्रीम कवर करती है, तो बताइए दोनों का रेशियो क्या होगा, सिर्फ दोनों के टाइम का। ये देखिए प्लस और माइनस करके ऐड किया गया है, तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक अगला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। ये देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें हमें क्या करना है, इसको देखो। अब ये दिया हुआ है टू क्रॉस द रिवर इन ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए स्विमर should swim making angle theta with the upstream। मतलब जितना मैंने पढ़ा, मैंने तुम्हें समझाया कि एज ए स्टूडेंट अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूं। सबसे पहले रिवर का विथ बनाऊंगा ए से बी, ठीक। अब इस प्रॉब्लम में बोला गया है अप द स्ट्रीम, देखिए रिवर का अगर डायरेक्शन फ्लो का राइट हैंड साइड में मैंने लिया अप स्ट्रीम, यानी जो ये स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसे जाएगा वो रिवर की अप स्ट्रीम के साथ थीटा एंगल बनाएगा, यही बोला है देखो।
मेकिंग एंगल थीटा विद द अप स्ट्रीम। अब एंगल यहाँ से नहीं लेना है, जैसे ही मैंने ये एंगल लिया दो काम कर लिए। ये वाला जो कंपोनेंट होगा एस आर यहाँ पर होगा कॉस थीटा, और यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा बी एस आर साइन थीटा। लो यहाँ तक अब आ गए। मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने के लिए वो डी। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस in the shortest time to that swimming across shortest distance। अब मुझे इस बात पे फोकस करना है, शॉर्टेस्ट टाइम। जैसा मैंने बोला है इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखना है। अगर मुझे टाइम निकालना है शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट टाइम कब हो सकता है, जब असली वाला वेलोसिटी, असली वाला ये तो ट्राई करने वाला है, वो भी इसी डायरेक्शन में चले। सबसे कम टाइम कब लगेगा, जब वो ए से सीधा जाए, यानी असलियत में रियलिटी में जब ए से बी सीधा जाएगा तभी सबसे कम टाइम लगेगा, यही मैंने बताया था। तो यानी इधर जाना है तो असली वाला वेलोसिटी जिसको मैं बोलता हूँ, जिसका नाम है एस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो इधर जाना चाहिए। ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल होंगे तभी चलेगा। तो अगर मुझे टाइम निकालना होता तो टाइम के लिए चाहिए टी, कौन सी वेलोसिटी है, वी एस रिस्पॉन्सिबल है। इस समय वी एस का वैल्यू किसके इक्वल होगा, क्योंकि उसने ट्राई किया था थीटा एंगल पर यहाँ जाने के लिए। इस पोर्शन में कितना पार्ट आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए वी एस आर साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गई। इस केस के लिए मैंने लिए जब मैं शॉर्टेस्ट टाइम की बात करूँ। अब आगे इसने बोला था टू दैट इन स्विम अक्रॉस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हो सकती है, वो तब हो सकती है, देखिए होगी वो बात की चीज है। मैंने तो क्या समझाया था लास्ट वाले लेक्चर में कि अब ये स्विमर ट्राई करेगा कि मैं ए से बी चलूं, क्योंकि कोई भी बच्चा समझ सकता है अगर मैं बोलूं कि यार तुमको यहाँ पे जंप मारना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलो, तो तुम किधर चलने की कोशिश करोगे, तो आंसर होगा कि मैं ए से बी सीधा जाने की कोशिश करूंगा। जा पाओगे नहीं जा पाओगे वो रिवर के फ्लो पे डिपेंड करेगा, लेकिन ट्राई तो करोगे। तो अब ये जो एस आर है ये यहाँ से रोटेट होके इसी लाइन पे चलने की कोशिश करेगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा एस आर, आ गया। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल चला गया, ये देखिए 90 चला गया। तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, अब यहाँ पे निकालना है तो सीधा लिख दो डी। अब वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, अब ये ट्राई करेगा 90 एंगल पर। यही तो फर्क है, शॉर्टेस्ट टाइम में असली में इधर जाता है, और जब इसमें डिस्टेंस की बात आती है तो ट्राई करता है। इसी लाइन पे जाने की वजह से एंगल हो गया 90। तो जब हमने इसको 90 रखा तो ये मुझे मिला बी एस आर ओनली, हो गया 1। अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, अगर मैं इसको T1 मानूं, इसको T1, तो यहाँ लिख देता हूँ T1 अपॉन T2। अब इसमें देखिए यहाँ मैं लिखूंगा D अपॉन बी एस आर साइन थीटा डिवाइड बाई डी यहाँ पर आएगा, बी एस आर यहाँ पर आएगा। तो ये देखिए सब कुछ कैंसिल हो गए, तो T1 अपॉन T2 हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। पर क्वेश्चन में पूछा था इसका उल्टा, यानी हमसे पूछा गया था T2 अपॉन T1। ये आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। इसमें नया क्या था, एंगल पर ध्यान देना है, किधर से पूछा था, और दो माइंड में होने चाहिए, शॉर्टेस्ट पर हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम पर क्या करते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्या करते हैं, और ये हम लोगों ने पहले से किया हुआ है। अब देखो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ए बोट मूव रिलेटेड टू वाटर विथ ए वेलोसिटी हाफ ऑफ द रिवर फ्लो। यानी जो इसमें लिखा है बोट मूव रिलेटेड टू वाटर, यानी बोट का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में हाफ ऑफ रिवर वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये है पी वी आर का जो वैल्यू है वो कम है, लेकिन वी आर का वैल्यू ज्यादा है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमें मिला, आगे देखते हैं। वेलोसिटी इफ एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो at which the boat must move relative to stream direction to minimize drift। देखिए एक वर्ड और आ रहा है, minimize drift is 2 pi n, then find n। अब ये क्वेश्चन आ गया लास्ट वाले लेक्चर का, देखिए यहीं पे फायदा हमें मिलने वाला है। अगर ये रिवर है और मैं इसको यहाँ से
तो एंगल दिया हुआ है, देखिए फ्रॉम द डायरेक्शन फ्लो एट विच, यानी मैं अगर यहाँ से एंगल थीटा लूं तो इतना सब करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर मिनिमाइज वाला क्वेश्चन हो, पहले ये चेक करना कि ज्यादा कौन है। अगर कभी ऐसा हो कि रिवर का वेलोसिटी ज्यादा हो और इसका वेलोसिटी कम हो, यानी ये एग्जैक्ट पॉइंट पे तो जाएगा नहीं। तो याद करो, मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी कि जब एंगल निकालना हो तो ये बोला था छोटा वाला और अपॉन बड़ा वाला। पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ा हुआ है, मैंने क्या बताया था, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। तो देखिए यहाँ पे अब कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये थीटा कैसे निकलेगा, छोटा कौन इसमें वी बड़ा कौन वी आर का वैल्यू कितना है 1/2 वी आर यहाँ पहले से कैंसिल हुआ। साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होगी 30 डिग्री की होगी। अब एंगल मुझे बताना है फ्लो से, तो रिवर का फ्लो तो यहाँ होगा, ये एंगल पूरा ऐसे लेना है, यहाँ से यहाँ तक 90, थीटा हमने निकाला 30, तो टोटल फ्लो की डायरेक्शन से एंगल कितना होगा 120। तो ये पाई अपॉन 180 इंटू 120, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12, यानी 2 पाई/3 आएगा। अब देखिए 2 पाई/3 यहाँ पर आ गया। इसने कहा था वो एंगल कितना है 2 पाई/n, कंपेयर कर लो भाई। तो 2 पाई/n, यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया 3। तो देखो कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं। ये बस पता है जिस बच्चे को कि अगर ये सिचुएशन आती है तो ये ट्रिक क्या है, छोटा वाला फोन बड़ा वाला, और यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व 1 मिनट में काम करते हैं। ठीक है, तो अब जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसका जो पार्ट 1 है, इस पे अपलोडेड है, उसको पूरा देखो, फिर इधर आओ, फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चा पार्टी, अब इसके क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस करोगे। अपने एक एचएलपी से एक अच्छा क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर u है, ठीक। और मैं अगर ये बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर वेरीज लीनियरली अलोंग y एक्सिस, अलोंग y। अब यह एक और चीज, एक तो कंडीशन ये है कि जो ये VR है रिवर का वेलोसिटी है y के अलोंग लीनियरली बढ़ेगा। दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि जो VBR है ये हमेशा, अगर रिवर फ्लो का डायरेक्शन इधर मैं लूं x में, तो ये ऑलवेज ट्राई टू मूव परपेंडिकुलरली। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हमेशा बोट मैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि जो बोट है वो रिवर करंट के परपेंडिकुलरली हमेशा चलने के लिए कोशिश करेगी। ऑल ए बोट मैन ऑलवेज विल ट्राई टू मूव परपेंडिकुलरली टू द करंट ऑफ रिवर या रिवर फ्लो, ठीक। दूसरी चीज ये है कि जो रिवर का वेलोसिटी है वो y के अलोंग लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे करना क्या है, अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड ट्रेजेक्ट्री। अब इसका ट्रेजेक्ट्री बताइए या इक्वेशन ऑफ पाथ बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको हम लोग करते कैसे हैं। ये तो कंडीशन है, मैंने हटा देता हूं। तो सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, क्योंकि हर एक एचएलपी क्वेश्चंस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए पहली चीज तो ये है कि अगर एक रिवर है, रिवर की अगर हम बात करें, मान लो मैं इधर वाई डायरेक्शन की बात करूं और एक्स अपना इधर लूं, तो रिवर को अगर स्पीड में देखोगे ना, तो रिवर की स्पीड स्लोली स्लोली ऐसे बढ़ती है और मिडिल पे जाके बढ़ती है, फिर ये कम होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है और कम हो जाती है। अगर मैं जनरल पूछूं कि रिवर की वेलोसिटी या स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है कि मिडिल पे सबसे ज्यादा होती है। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी इसमें, इसमें होगा ये कि जब यहां से मैं मानता हूं कि पॉइंट ए से ये ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो जब ये चलेगा तो ये तो डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ये d है टोटल ए से बी तक। जब ये जाएगा तो इसका पाथ ना कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे होगा और फिर ऐसे हो जाएगा। अब सोचोगे ये पाथ मैंने क्यों बना दिया, क्योंकि देखिए
कोशिश तो वो करेगा रिवर के ऑलवेज परपेंडिकुलर चलने की, लेकिन चूंकि रिवर का फ्लो इधर है और वो वाई में लीनियरली बढ़ भी रहा है तो उसमें ड्रिफ्टिंग लगेगी। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि ये ए से बी पार्ट में क्या हुआ, देखिए ए से बी पार्ट तक इसकी, यहां से देखो ज्यादा ऐसे जाओगे तो यही पाथ तो मैंने बनाया हुआ है। रिवर का स्पीड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अब देखिए एचएलपी क्वेश्चन में यही खास बात होती है, डिस्कशन मांगता है। जैसे ही तुम यहां से चलोगे, वहां से रिवर का स्पीड कम था, इस पे धक्के जो लगेंगे, प्रेशर जो पड़ेगा वो कम पड़ेगा। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ेगी रिवर का वेलोसिटी भी बढ़ेगा और वो ज्यादा से ज्यादा एक फोर्स लगाएगा एक्स डायरेक्शन में, तो रिवर की ड्रिफ्टिंग सबसे ज्यादा बी तक होगी। जैसे ही आप मिडिल वाले पार्ट से बोट निकलेगी, रिवर का वेलोसिटी कम होने लग जाएगा, ड्रिफ्टिंग कम होगी, उसको धक्के कम लगेंगे, तो रिवर फिर से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से इसने चलने की कोशिश की थी ऐसे करंट के परपेंडिकुलर, यहां भी आया। ये देखिए हमेशा कोशिश करेगा 90 डिग्री पे जाने की, तो ये देखिए लास्ट में अचीव कर लेता है और बी की जगह ना पहुंचकर ये सी पर पहुंच जाता है। लेकिन ये पाथ ए से बी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए से बी ये बता रहा है कि स्लोली स्लोली रिवर का वेलोसिटी बढ़ेगा, ड्रिफ्टिंग ज्यादा होगी ए से बी। जब रिवर मिडिल में होगी, बीच में होगी, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी रिवर की यही होगी, तो ड्रिफ्टिंग भी ज्यादा होगी। जैसे ये बीच से निकलेगा, रिवर का वेलोसिटी कम होने लग जाएगा, तो ड्रिफ्टिंग कम होगी और ये ऐसे चला जाएगा। तो ऐसा कुछ पाथ हमें मिलने वाला है। बट अब हमें इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी करना है, तो वो सॉल्व हम करेंगे कैसे? देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं, अपने वही पॉइंट्स लेता हूं ए और यहां से चलता हूं, और पाथ मुझे आइडिया लगी गया है कि कुछ ऐसा होने वाला है। और इस प्रॉब्लम में बोला गया था लीनियरली इंक्रीज होगा, तो लीनियरली का मतलब हमने ये पढ़ा है कि y इक्वल एम एक्स प्लस सी होता है ना। यहां पर जो y का रोल प्ले करेगा वो कौन है? रिवर का वेलोसिटी। अब ये m है, यहां पर मैंने y लिखा और ये c लिखा। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी इसका बढ़ेगा वो y के अलोंग बढ़ने वाला है, ऐसा बोला है। दूसरा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट में जब बोट यहां पर होगी तो इस रिवर का वेलोसिटी स्टार्टिंग में हम जीरो ले लेते हैं, तो वी आर जीरो होगा। अब जब ये ऊपर बिल्कुल गया ही नहीं तो y का वैल्यू भी जीरो होगा, तो c का वैल्यू कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। यानी एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग, जब यहां से कुछ चला ही नहीं तो वी आर को मैंने जीरो रख दिया, y में कुछ मूवमेंट हुई नहीं तो जीरो, तो c की वैल्यू मुझे जीरो मिल गई। यानी मेरे पास कुछ एक इक्वेशन इस टाइप से बनेगी जो लीनियरली चेंजेस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि रिवर का वेलोसिटी y के अलोंग लीनियरली बढ़ेगा। अब मुझे अगर y का वैल्यू मिल जाए या स्लोप का वैल्यू मिल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। तो चलो अगर मैं इसका एक मिडिल पॉइंट ले लूं, मैं बोलता हूं कि यहां पर y का वैल्यू d/2 हो गया, यानी मिडिल पार्ट, जहां पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी होगी। इस टाइम पर जो Vr का वैल्यू है, लेट सपोज वो V0 है। अब देखिए चेंजेस y के अलोंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजेस y के अलोंग है। तो जब इसका स्लोप निकालोगे तो देखिए ये d/2 है, यहाँ पर V0 है, चेंजेस y के अलोंग है, तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि जब इसका हम चेंज निकालेंगे तो वो होगा V0 और d/2 यानी d और यहाँ पे 2, तो ये तो मेरा आ गया स्लोप। अब मैं इस इक्वेशन को अगर कंप्लीटली लिखूं तो मुझे मिलेगा वी आर इक्वल, एम का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 2v0/d इंटू वाई। अब देखना ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया, मुझे ट्रेजेक्ट्री पे पहुंचना है। कैसे पहुंचूं? ये y है, अगर मैं ये मानूं कि एट टी टाइम में या टी समय में, टी सेकेंड में y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो देखिए y डायरेक्शन में जो चलने वाली वेलोसिटी थी वो u थी, u इसको ऊपर की तरह लेके जा रहा है। तो अगर मैं इसको निकालूं, यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो y डायरेक्शन में अगर निकाले तो ut प्लस हाफ at²। y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये होगा ut। अब मुझे y की ये वैल्यू मिल गई, मैंने इसको इक्वेशन 2 डाल दिया। अब मैं अगर इस y की वैल्यू को यहां रख दूं तो देखिए वी आर इक्वल 2v0d
और ये वैल्यू ut हो गई। मुझे इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए, और ये हम सब ने पढ़ा है कि जब पाथ निकालते हैं तो x और y दोनों का आना जरूरी है। कैसे लाऊं मैं? तो अब मैंने यहाँ सोचा कि y को हटा के ut कर दिया। y था क्या? y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। उस डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? dvr। dvr का वैल्यू मैंने क्या बोला हुआ है? u बोला हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये x डायरेक्शन में रिवर का दिया हुआ था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx अपॉन dt। अब मैंने क्या किया, 2v0 डी यू कांस्टेंट है, dx अपॉन dt भी r होगा, तो मैं t को ले dt को लेकर आ गया इधर। अब मैं इसको 0 से t और 0 से x, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ओरिजिन इसको लिया हुआ है, कोऑर्डिनेट इसके 0 0 माने हुए हैं। तो अब जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहां से मिलेगा x इक्वल वी नॉट यू बाई डी इंटू टी ओनली, टी स्क्वायर ओनली। ऐसा क्यों? इसको इंटीग्रेट करोगे टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा वी नॉट यू स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टी। ये देखिए मेरे पास एक इक्वेशन आ गई नंबर 3। अगर मुझे इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए तो यहाँ पर x है, y भी होना चाहिए। कोई रास्ता है y लाने का? बिल्कुल है। ये देखिए, ये इक्वेशन y इक्वल यू टी है। अगर मैं यहाँ से टाइम का वैल्यू निकालता तो y अपॉन यू मुझे मिलता। चलिए रख देते हैं, तो ये होगा x इक्वल वी नॉट यू अपॉन डी, और t का वैल्यू है y अपॉन यू, यानी y स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यू स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो तो सिर्फ y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? देखिए x d इधर आएंगे, यहाँ पर एक u बचा है, u इधर आएगा, ये v नॉट इधर आएगा, और ये x, तो y स्क्वायर इक्वल ये इक्वेशन बन गई। यानी फाइनली अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो डी यू वी नॉट ये है, तो y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x। तो फाइनल जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y स्क्वायर इक्वल डी यू बाई वी नॉट इंटू एक्स। अब ये इक्वेशन सारे बच्चे जानते हैं कि y स्क्वायर इक्वल के एक्स टाइप से दी गई है, मतलब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एसएलपी का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को सोचना। तो अपने और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग अगला जो लेक्चर यहाँ पे अपलोड मैं करूंगा वो होगा न्यूटन्स लॉ फॉर ए सिस्टम। तब तक इसको प्रैक्टिस करो और छोटे मोटे डाउट्स डिस्कस करते रहो। थैंक यू।